मेरा नाम रोशनी है। मैं शहर की रहने वाली थी और मेरी शादी गांव में एक पढ़ी लिखी फैमिली में हुई थी। मेरी ससुराल में मेरे पति के अलावा मेरी ननद और मेरी जेठ रहते थे। मेरे पति का बिहेवियर बहुत अच्छा था। उनकी जॉब दूसरे शहर में लगी हुई थी, इसलिए वो शादी करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। मेरे पति को हर महीने 2 दिन की छुट्टी मिला करती थी, इसलिए वो महीने की पहली और दूसरी तारीख में अपने घर पर होते थे। मेरे पति अपनी शादी के लिए 10 दिन की छुट्टियां लेकर आए थे। उनकी छुट्टियां पूरी हो चुकी थी। शादी की रात मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मेरे बड़े भाई और बहन का बहुत ख्याल रखना है। मेरी बहन को हमेशा अपनी बहन की तरह समझना और मेरे बड़े भाई को हमेशा अपने भाई की तरह सम्मान देना और हमेशा उन दोनों का ख्याल रखना। क्योंकि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तभी मेरे माता पिता इस दुनिया से चले गए। भाई ने हमारे लिए शादी की, लेकिन 1 महीने बाद भाभी का एक्सीडेंट हो गया और वो भी इस दुनिया से चली गई। फिर भाई ने दोबारा शादी नहीं की। मेरी बहन ने बचपन में अपने नन्हे हाथों से कच्ची पक्की रोटी बनाकर मेरा और भाई का पेट भरा। उसने हम दोनों का बहुत ख्याल रखा है, इसलिए अब तुम्हें उसको आराम देना है। मैं अपने पति का मतलब अच्छी तरह से समझ रही थी। वो चाहते थे कि मैं इस घर का काम संभाल लूं और उनकी बहन को आराम दूं। मेरी नंद जवान थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी, बस नॉर्मल शक्ल की थी, लेकिन घर गृहस्थी बहुत अच्छी तरह से जानती थी। मेरे ससुराल का घर अच्छा बना हुआ था और काफ़ी बड़ा था। मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि मेरे मायके का घर काफ़ी छोटा था। गांव के लोगों के घर तो बड़े बड़े ही होते हैं। मैंने अपने पति को भरोसा दिलाया कि मैं उनकी बहन और जेठ जी का बहुत ख्याल रखूंगी और उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मेरे पति की छुट्टियां पूरी होने वाली थी। अभी उनकी छुट्टियां पूरी होने में 2 दिन रह गए थे, इसलिए मेरे पति मुझे 2 दिन की टूर पर घुमाने ले गए थे। जब हम लोग घूमकर वापस आए तो मेरे पति ने अपने काम पर जाने की पैकिंग करनी शुरू कर दी। मैं अपने पति के जाने पर काफ़ी अफसोस में थी। अभी मेरी शादी को हुए ही कितने दिन थे और अभी से ही मेरे पति मुझे अकेला छोड़कर जा रहे थे। मेरे पति ने मुझे भरोसा दिलाया कि तुम यहाँ पर अकेली नहीं हो। मेरी बहन की आदत बहुत अच्छी है, वो कभी तुम्हें बोर नहीं होने देगी, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगी। ससुराल में कितने ही लोग क्यों न हो, लेकिन पत्नी हमेशा अपने पति का इंतज़ार करती है। मेरे पति अगले दिन सुबह ही दूसरे शहर अपनी नौकरी के लिए जा चुके थे। अब घर में 3 लोग रह गए थे। इस घर में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक बहुत अजीब बात थी। मैं जब भी अपने जेठ के पैर छूने उनका आशीर्वाद लेने जाती तो मुझे उनकी हरकतें बहुत अजीब लगती थी। वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। एक दिन गांव की काफ़ी सारी औरतें भी मुझसे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि सभी लोगों का यही कहना था कि मैं इस पूरे मोहल्ले की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बहू हूँ। किसी के घर में भी इतनी प्यारी बहू तो क्या कोई बेटी भी नहीं है। क्योंकि गांव के ज़्यादातर लोग गरीब थे और गांव के लोग तो वैसे भी छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, इसलिए सारी औरतें मुझे देख देख कर बहुत खुश होती थी और मेरे पति की किस्मत पर नाच करती थी। मेरे पास अभी तक मोबाइल नहीं था। मुझे अपने पति की बहुत याद सता रही थी, लेकिन मेरे जेठ के पास स्मार्टफोन था। मेरे पति अपने भाई के नंबर पर कॉल कर लेते और मुझसे बात कर लिया करते थे। मैं काफ़ी पढ़ी लिखी थी और यह घर के सारे काम करने के बाद भी फ्री रहती थी और सारा दिन घर में बोर होती रहती थी। मेरी ननद तो मुझसे बस थोड़ी बहुत देर बातचीत करती और उसके बाद अपने कमरे में घुस जाती थी। ये लोग काफ़ी सिंपल बिहेवियर के लोग थे। मेरे जेठ मेरे घर में आने के बाद बहुत खुश थे, लेकिन उनको इतना ज़्यादा खुश होता हुआ देखकर मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास होता था। वह कभी बाजार से मेरे लिए पकौड़ी लेकर आते तो कभी समोसे लेकर आते थे और थैली मेरे हाथ में ला कर दे दिया करते थे। मैं खाने के लिए अपनी नंद को आवाज़ लगाती तो वो मना करते, कहते कि रोशनी, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, रीना को आवाज़ मत लगाओ। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगती थी कि भला वह अपनी बहन से ज़्यादा मुझे क्यों अहमियत दे रहे थे। इतनी बात मेरी उनसे पूछने की हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि मैं भी नई नई थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे जेठ किसी बात का बुरा मान जाए। मैं खामोशी से अपने कमरे में ले जाकर खा लिया करती थी और जो बचती वह अपनी नंद को खामोशी से दे दिया करती थी। मेरी नंद पलटकर मुझसे कोई सवाल नहीं करती थी कि आखिर आपको यह पकौड़ी समोसे किसने ला कर दिए हैं। वो तो बहुत ही सिंपल टाइप लड़की थी। अपने कमरे में सिर्फ किसी काम के लिए ही बाहर निकलती थी, बाकी फिर वापस आने कमरे में घुस जाती थी। सुना था कि वह काफ़ी पढ़ी लिखी है, इसलिए कंप्यूटर पर कुछ न कुछ करती रहती है। पहले तो उसने घर की सारी जिम्मेदारी उठाई हुई थी, लेकिन जब से मेरी शादी हुई थी वह घर के किसी भी काम को हाथ ही नहीं लगाती थी। मुझे क्या था, मैं तो बस अपने जेठ के अच्छे बिहेवियर से खुश थी।
मैं सोचती थी कि मैं हमेशा अपनी नंद और जेठ का बहुत ख्याल रखूंगी, जैसा कि मेरे पति ने मुझसे कहा था, और मैं अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा रही थी। मैं अपने जेठ से सुबह उठते ही पूछती कि आपको नाश्ते में क्या खाना है, तो वो मेरी इस बात से बहुत खुश होते थे। जबकि सुबह को मेरी ननद भी अपने भाई से पूछती कि आपके लिए नाश्ता बना दूँ, तो मेरी जेठ रीना को बनाने के लिए मना कर दिया करते थे। वह वापस अपने कमरे में चली जाती थी या फिर कोई दूसरा काम देख लिया करती थी। जब मैं उनसे पूछती तो मेरे जेठ मुझे फौरन ही अपनी पसंद का नाश्ता बता देते और मैं उनकी पसंद के मुताबिक नाश्ता बनाती और फिर उनको दे देती थी। मेरे जेठ दिन में मुझसे काफ़ी सारी डिशेज की डिमांड करते थे। मैं उनका कहना हर बार मान लिया करती थी, इसलिए वो मुझसे दिन ब दिन खुश रहने लगे थे। मेरे पति को गए हुए 1 महीना पूरा होने वाला था। अब उनके आने का टाइम हो गया था। अब की बार जब मेरे पति घर आए तो मेरे लिए एक सरप्राइज़ लेकर आए थे। उन्होंने आते ही मुझे गिफ्ट दिया। गिफ्ट देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने जैसे ही गिफ्ट को ओपन किया तो उसके अंदर स्मार्टफोन था। मेरे पति ने कहा कि तुम्हें मुझसे बात करने में परेशानी होती थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मोबाइल लेकर आया हूँ। मैंने सोचा चलो अच्छा हुआ, मुझे अपने जेठ के मोबाइल से बात करनी पड़ती थी। अब मेरे लिए यह भी आसानी हो गई थी। 2 दिन इसी तरह से हंसी खुशी अपने पति के साथ गुजर गए थे। मैं घर के सारे काम दिल लगाकर किया करती थी। मोबाइल को हाथ लगाने का मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। जबकि शुरू के दिनों में तो मैं फ्री रहती थी, लेकिन मेरे जेठ दिन में मुझसे कोई ना कोई काम करवाते रहते थे, इसलिए मैं बहुत बिजी रहती थी। मेरा मोबाइल तो एक तरफ ही पड़ा रहता था। रात के टाइम पर जब मुझे मौका मिलता तो मैं थोड़ी देर के लिए अपने पति से कॉल पर बात कर लेती थी। एक दिन मैं किचन में खड़ी हुई रोटी बना रही थी, तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा है या फिर कोई मेरे पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने पीछे पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। उसके बाद मैं रोटी बनाने में बिजी हो गई। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए। फिर एक दिन मैं छत पर कपड़े फैलाने गई, तो तब भी मुझे छत पर ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर मेरे अलावा भी कोई और मौजूद है। जबकि उस दिन छत पर ही क्या बल्कि पूरे घर में कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी ननद अपने चाचा के घर गई हुई थी और मेरे जेठ घर से बाहर थे। न जाने मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था। मुझे लगा शायद मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब रीना घर पर आई तो मैंने उससे पूछा, क्या तुम घर पर वापस आई थी? उसने कहा, नहीं तो भाभी, मैं अभी ही घर पर आई हूँ। वो कहने लगी, क्या हुआ, आप कुछ परेशान लग रही हो। मैंने रीना को बताया कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इस घर में मुझे कोई देख रहा है, जैसे किसी की मुझ पर नज़र हो। वो कहने लगी, भाभी आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस घर में आपके साथ तो मैं भी रहती हूँ, कभी मुझे तो किसी ने नहीं देखा। रीना यह बात सुनकर मेरी मजाक बनाने लगी, इसलिए मैंने सोचा कि आज के बाद मैं उसको अपने बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया। उस दिन मेरे जेठ घर में कब आए थे मुझे कुछ नहीं पता था। जब वह गए थे तब तो मैंने उनको देखा था, लेकिन जब वो आए तब मुझे पता नहीं चला। शायद मैं उस टाइम पर अपने कमरे में लेटी हुई थी। मेरे जेठ मुझे देखकर मुस्कुराते रहते थे। एक दिन मैंने उनसे इसकी वजह पूछी तो वह कहने लगे कि तुम बिल्कुल अपनी जेठानी की तरह लगती हो। मैंने उनसे कहा, आपका क्या मतलब है? तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब है कि तुम अपनी जेठानी की परछाई हो। तुम्हारी जेठानी भी बिल्कुल तुम्हारी जितनी ही सुंदर थी और बिल्कुल तुम्हारी तरह घर के काम में फुर्तीली थी। मतलब मेरे जेठ जी मुझे अपनी पत्नी से कंपेयर कर रहे थे। मुझे लगा कि इसलिए वो मुझे अपने हर काम के लिए कहते हैं, क्योंकि उनको मेरे हाथ से बनाया हुआ खाना भी बहुत पसंद आता था। लेकिन एक दिन मेरे जेठ ने बहुत ही अजीब सी हरकत की। वो घर के अंदर एक बड़ी अजीब सी चीज़ लेकर आए थे। मेरी ननद और मैं यह देखकर हैरान रह गए थे। यह गांव तो ज़रूर था, लेकिन इस चीज़ का यहाँ क्या काम था? जबकि मेरे जेठ तो काफ़ी पढ़े लिखे थे। वो एक घोड़ी थी। आजकल घोड़ी भी कहाँ सस्ती मिलती है। वो काफ़ी सारे पैसे खर्च करने के बाद उसे लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि मैं इस घोड़ी को पालना चाहता हूँ, इसलिए अपने घर में लेकर आया हूँ। मेरी नंद ने तो अपने भाई की मजाक भी बनाई थी कि आपको कब से शौक हो गया घोड़ी पालने का। मैंने कुत्ता, बिल्ली या फिर बकरी पालने का शौक सुना था, लेकिन घोड़ी पालने का शौक के बारे में पहली बार सुना था। यह बात मुझे भी कुछ अजीब लगी थी। लेकिन अगले दिन जब मैं सुबह सुबह किसी काम के लिए उठी तो मैंने देखा कि लगभग सुबह के 6 बज रहे थे। इतनी सुबह मेरे जेठ घोड़ी के पास बैठे हुए उसका दूध निकाल रहे थे। मैं उनको देखने लगी। मैंने देखा कि उन्होंने दूध को ग्लास में करने के बाद उसको पी लिया। जब मेरे जेठ को पता चला कि मैं उनको देख रही हूँ तो वह बहुत घबरा गए। मैंने कहा, आप यह दूध पी रहे हो
तो वह कहने लगे, घोड़े का दूध पीने से मर्द के शरीर के अंदर ताकत आती है। मैंने सोचा कि शायद मेरे जेठ जी को कमजोरी महसूस हो रही होगी। गांव के लोग तो वैसे भी काफी सारे जानते थे, यह भी कोई ताकत लाने वाली ही नुस्खा होगा। वैसे मैंने पढ़ा था कि घोड़े का दूध काफी सारी बीमारियों के भी काम आता है। मुझे अपने जेठ को इस बारे में ज्यादा समझाकर क्या करना था। यह उनके फायदे का जानवर था, इसलिए तो वो उसे लेकर आए थे। मैंने जब अपने पति से कॉल पर बात की तो इस बारे में उनको भी बताया था। मेरे पति ने कहा कि मेरे भाई पढ़े लिखे आदमी हैं और वह गांव के तौर तरीके भी जानते हैं। गांव के बुजुर्गों के साथ उनका उठना बैठना है, उनमें से ही किसी ने उनको यह नुस्खा बता दिया होगा। तुम इस बात पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेरे भाई जो करते हैं ठीक करते हैं। आज तक उन्होंने कभी गलत कुछ नहीं किया, और वह घोड़ी घर में लेकर आए हैं तो इसमें भी कोई मकसद ही होगा। मैंने अपने पति से कहा, आप ठीक कह रहे हो। जेठ जी सच में बहुत अच्छे इंसान हैं। एक दिन मैं रीना के साथ मार्केट गई थी। मार्केट से आने के बाद जैसे ही मैं अपने कमरे के अंदर गई तो यह देखकर मैं हैरान रह गई थी कि मेरे कमरे की हालात बहुत बुरी हो रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली हो। चारों तरफ सामान फैला हुआ था। मुझे लगा कि शायद मेरे कमरे में कोई आया होगा। मैंने अपनी सारी कीमती चीज़ें चेक की, लेकिन मेरे कमरे में हर कीमती चीज़ अपनी जगह पर ही मौजूद थी। कोई भी चीज़ कमरे से गायब नहीं थी, बस कमरे का सामान ही इधर उधर फैला हुआ था। मैं अपने जेठ जी के पास गई और उनसे यह सवाल किया कि मेरे कमरे में यह सामान कैसे फैला हुआ है, कि आप मेरे कमरे में गए थे, क्योंकि उस दिन जेठ जी घर पर ही मौजूद थे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे कमरे में नहीं गया, लेकिन मैंने तुम्हारे कमरे के अंदर बिल्ली को जाते हुए देखा था। शायद बिल्ली ने ही तुम्हारे कमरे का सामान फैला दिया होगा। मैंने सोचा कि शायद वो सही कह रहे हैं, यही हो सकता है, बिल्ली ही कमरे में आई होगी। मैंने इस बात को इग्नोर कर दिया था। मेरे पति की छुट्टी के दिन आ गए थे और वो 2-3 दिन के लिए घर पर आ गए थे। अगले दिन जब मैंने सुबह का नाश्ता बनाया तो सब लोग नाश्ते की टेबल पर आकर बैठ गए थे। मेरे पति ने अपनी बहन से कहा, तुम्हारी भाभी मेरे पीछे तुम्हारा ख्याल रखती है या नहीं? रीना कहने लगी, भैया भाभी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। यह बात सुनकर मुझे खुशी मिली थी कि मेरी ननद ने मेरी तारीफ की थी। उसके बाद मेरे जेठ ने तो मेरी इतनी देर तक तारीफ की थी कि वो खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे जेठ जी ने कहा कि रोशनी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती है और उसने घर को भी बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ है। मैंने सोचा कि आज मैं अपने जेठ से अपने मायके जाने की परमिशन ले लेती हूँ, लेकिन यह सुनकर मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि मेरे जेठ ने मुझे मायके जाने से मना कर दिया। मैं उदास हो गई थी। मेरा उदास चेहरा देखकर मेरे जेठ ने थोड़ी देर के बाद कह दिया कि ठीक है, चली जाओ। मैं अपने पति के साथ 2 दिन के लिए अपने माता पिता के घर चली गई थी। वहाँ पर मैंने अच्छा टाइम गुजारा था और उसके बाद मैं घर आ गई थी। मेरे पति वापस चले गए थे। मेरे पति के अगले दिन जाते ही मेरे नंबर पर एक नए नंबर से मिस्ड कॉल आने लगी। मैं जैसे ही कॉल अटेंड करती, पीछे से कॉल कट जाती थी और मैं अपनी साइड से कॉल करती तो नंबर बिजी जाता था। मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ना जाने किसके नंबर से मुझे इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं। दोपहर का टाइम था। हम सब लोग दोपहर में अपने अपने कमरे में जाकर लेट जाते थे और आराम करते थे। मेरी ननद और जेठ भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। मैं जैसे ही अपने कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरे मोबाइल पर उसी नंबर से कॉल आ रही थी। मैंने जैसे ही कॉल रिसीव की, थोड़ी देर तक तो किसी ने बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी के बोलने की आवाज़ आई। ये किसी लड़की के बोलने की आवाज़ थी। उस लड़की ने पहले तो हेलो बोला, उसके बाद मैंने पूछा, आप कौन हो? तो वो कहने लगी कि मेरा नाम निमृत है। मैंने कहा कि मैं इस नाम की किसी लड़की को नहीं जानती थी। मैंने पूछा, लेकिन मैं आपको नहीं जानती। उसने कहा, मैं भी आपको नहीं जानती। मैंने कहा कि जब आप मुझे नहीं जानती तो इतने दिनों से बार बार मुझे कॉल क्यों कर रही हो? मैं जब भी तुम्हारे नंबर से कॉल रिसीव करने की कोशिश करती हूँ तो कॉल कट जाती है। उसने कहा कि हो सकता है शायद नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कॉल कट जाती हो। वैसे मेरा नाम निमृत है और मैं गाजीपुर में रहती हूँ। मैंने कहा कि मेरा मायका भी वहीं है। इसी तरह से हम दोनों के बीच की बातचीत काफ़ी देर तक होती रही। उस लड़की ने बातों ही बातों में मुझसे दोस्ती कर ली। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। इसी तरह से हम दोनों रोज़ एक दूसरे से बात किया करते थे और मेरे जेठ जी का वही रूटीन था। सुबह सवेरे उठ जाते और सबसे पहले घोड़ी का ताज़ा दूध निकाल कर पिया करते थे। मेरे जेठ काफ़ी पढ़े लिखे थे। मैं रोज़ उनके कमरे की सफाई करने जाती थी। उनके कमरे में कंप्यूटर भी रखा हुआ था और वो हमेशा अपने मोबाइल में ही बिजी रहते थे। मेरे जेठ कोई काम तो करते नहीं थे, इसलिए कभी छत पर चले जाते तो कभी मोबाइल या फिर कंप्यूटर से अपना टाइम पास कर लिया करते थे कि कंप्यूटर मेरे पति का था, लेकिन मेरे पति तो इसको इस्तेमाल ही नहीं करते थे।
इसलिए मेरे जेठ ने इस कंप्यूटर को अपने कमरे में रख लिया था। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे और हर दिन मेरी अपनी दोस्त से बात होती थी। वह दोपहर के टाइम पर मुझे फ़ोन किया करती थी और हम दोनों 2 या 3 घंटे तक आपस में बातें करते रहते थे। मेरी टाइम अच्छा पास हो जाता था और उससे बात करने के बाद मेरा मन भी हल्का हो जाता था। मैं अपने मायके में भी अपनी मम्मी या बहन से ज़्यादा फ़ोन पर बात नहीं करती थी, बस कभी कभी हालचाल पूछ लिया करती थी। मेरे पति घर आ गए थे। एक दिन मुझे याद आया कि मैं अपने मायके से अपनी पुरानी एल्बम लेकर आई थी, जिसमें मेरे बहुत सारे फ़ोटो लगे हुए थे। मैंने अपने पति से कहा कि आज मैं आपको अपने बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ, पर मेरी एल्बम नहीं मिल रही थी। उसके बाद मुझे याद आया कि कहीं मैंने अलमारी में तो नहीं रख दी। फिर मैंने पूरी अलमारी भी छान मारी थी, यहाँ तक कि पूरे कमरे की तलाशी ले ली थी, लेकिन मुझे मेरी एल्बम कहीं नहीं मिल रही थी। अभी पिछले महीने ही तो मैं अपने मायके गई थी और तभी अपनी पुरानी एल्बम साथ लेकर आई थी। मेरे पति कहने लगे, तुम क्या ढूंढ रही हो? मैंने जब उनको यह बात बताई तो वह कहने लगे कि हो सकता है तुम यहाँ पर एल्बम लाई ही ना हो। मैंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं एल्बम अपने साथ लेकर आई थी ताकि आपको अपने फ़ोटोज़ दिखा सकूं, लेकिन मेरी एल्बम पता नहीं कहाँ गई। मेरे पति ने कहा कि हो सकता है तुमने रास्ते में कहीं एल्बम गिरा दी हो या फिर धोखे से तुमसे गिर गई हो। उन्होंने मेरी परेशान शक्ल देखते हुए कहा, इतना परेशान मत हो, वह ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, एक एल्बम ही तो है, उसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम हमारी शादी के एल्बम देख लो। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी और मुझे अच्छे से याद था कि मैं एल्बम लेकर आई थी और याद से मैंने उनको ड्रॉ में भी रख दिया था। पर अब जब एल्बम पूरे कमरे में नहीं थी तो मैंने इस बात पर ध्यान देना छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जब मैं अपने जेठ के कमरे में सफाई करने गई तो वहाँ पर मैंने कोई ऐसी चीज़ देखी जिसको देखकर हैरान रह गई थी। यह कोई चीज़ नहीं बल्कि एक एल्बम थी। ये वही फ़ोटो एल्बम थी जो काफ़ी दिनों से मैं ढूंढ रही थी। मैं इन सारी फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी एल्बम वापस वहीं पर रख दी और सोचने लगी कि जेठ जी ने मेरी एल्बम अपने पास क्यों रखी हुई है। मैं खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी। इन्हीं दिनों गांव के ही एक पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता मेरी नंद के लिए आया था और मेरा ध्यान उसके रिश्ते में लग गया था। मैं इन दिनों बहुत बिजी हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। मेरी निमृत से भी कोई बातचीत नहीं हो रही थी क्योंकि हम लोग शॉपिंग में लगे हुए थे। मेरे पति घर आ गए थे। उनकी बहन की सगाई होने वाली थी। जिस दिन मेरी ननद की सगाई थी उस दिन मैं अपने कमरे में कपड़े पहनने के बाद ड्रेसिंग के आगे बैठी हुई मेकअप कर रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कमरे के दरवाजे पर कोई खड़ा हुआ अंदर झांक रहा है। जैसे ही मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो कोई नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपनी तसल्ली के लिए दरवाजे की तरफ भागती हुई गई। दरवाजे पर फौरन ही मेरी ननद आ गई और तैयार होकर मुझे खुद को दिखाने लगी कि भाभी मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने रीना से कहा कि बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा, क्या तुम ही दरवाजे पर खड़ी हुई मुझे देख रही थी? उसने कहा, भाभी मैं तो अभी तैयार होकर आई हूँ, लेकिन आप मुझे कुछ परेशान लग रही हो। मैंने उसको कुछ नहीं बताया और मैं खामोश हो गई। रीना की शादी में अभी काफ़ी टाइम था। अभी तक तो हम लोगों ने उसकी सगाई कर दी थी। सगाई वाले दिन घर के सभी लोग बहुत खुश थे। हम लोग फैमिली फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे। तभी अचानक मेरे जेठ मेरी बराबर में आकर खड़े हो गए। मेरी साइड पर मेरे पति खड़े हुए थे और दूसरी साइड पर मेरे जेठ खड़े हुए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर हाथ लगाया हो, जबकि मेरे पति का हाथ तो मेरे कंधे पर था। मैंने जैसे ही अपने जेठ की तरफ देखा तो वह आगे बढ़ गए और मेरे पति ने मेरा ध्यान कैमरे की तरफ रखने को कहा। उस दिन काफ़ी सारे ऐसे हादसे मेरे साथ हुए थे जिसकी वजह से मुझे अपने जेठ पर शक होने लगा था, लेकिन वो मेरे भाई समान थे। उन पर शक करना मेरे लिए बहुत बड़ा पाप था। मैंने उनको अपनी आंखों से ऐसा कुछ भी गलत करते हुए नहीं देखा था जिसकी वजह शक सही साबित हो सके। मेरी ननद की सगाई तो अच्छी तरह से हो गई थी। मेरे पति जा चुके थे। कुछ दिनों बाद सगाई की एल्बम बनकर आई तो सबसे पहले मेरे जेठ जी लेकर बैठ गए और खुशी खुशी देखने लगे। वो एल्बम अपने कमरे में लेकर चले गए थे। थोड़ी देर के बाद उन्होंने एल्बम मुझे दे दी थी। इन दिनों निमृत की मेरे फ़ोन में काफ़ी सारी मिस कॉल पड़ी हुई थी। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मेरी उससे कोई बात नहीं हो पा रही थी। फिर मैंने उसे कॉल की और उसे सॉरी कहा कि मैं अपनी नंद की सगाई में बिजी थी, इसलिए उससे बातचीत नहीं कर सकी। हम लोग काफ़ी देर तक एक दूसरे के बारे में बातचीत करते रहे। निमृत से बात करते हुए मुझे कभी कभी ऐसा लगता था जैसे वो कोई अनजान इंसान नहीं बल्कि मेरी कोई अपनी है। बातों बातों में वह काफ़ी सारी बातें इस तरह से कह दिया करती थी जैसे वह मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती है और काफ़ी सारी बातें उसे मेरे बारे में पता है।
पर मैं हर बार यही सोचती थी कि जिस इंसान से हम इतनी ढेरों बातें करते हैं उसको हम अपने बारे में काफ़ी कुछ बता चुके होते हैं। इसलिए निमृत को मेरे बारे में मेरे अलावा और कौन बता सकता था। निमृत को अपने नंद की शादी पर इनवाइट करना चाहती थी, पर मैंने सोचा था कि ज़्यादा मेहमान होने की वजह से मैं उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने पति को भी निमृत के बारे में बताया तो मेरे पति ने कहा था, ऐसे किसी भी अनजान को अपना दोस्त नहीं बनाते, पहले उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा कि निमृत की बातों में मुझे एक अजीब सा भरोसा दिखाई देता है। वह बहुत अच्छी है, उसने अपने तो मुझे काफ़ी सारे राज बताए थे, वो मुझ पर भरोसा करती है, इसलिए तो उसने मुझे अपने सीक्रेट बात बता दिए थे। वरना आज के ज़माने में कोई भी किसी को अपनी सीक्रेट बिना मतलब के नहीं बताता, और हम दोनों ज़्यादातर यही सारी बातें करते थे। वो मुझे अपनी सीक्रेट बताती थी कि वो किसी को पसंद करती है, जिसको वो पसंद करती है वो इंसान बहुत खूबसूरत है, मगर उसने बताया कि वह शादीशुदा है। मैंने उससे कहा था कि तुम्हें शादीशुदा इंसान ही पसंद आया था, तुम किसी कुंवारे लड़के को पसंद नहीं कर सकती थी। तब उसने कहा कि मैं जिसको पसंद करती हूँ वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मेरा दिल करता है कि मैं उसे सारा दिन देखती रहूँ। उसने बताया था कि मेरे मोबाइल में उसके बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं, मैं दिन रात उसके फ़ोटोज़ देखती रहती हूँ, हर मूवमेंट पर उसका फ़ोटो क्लिक करती रहती हूँ, और उसे पता भी नहीं चलता। वो लड़की जिसको भी चाहती थी सच में दीवानों की तरह प्यार किया करती थी। मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि भगवान निमृत जिसको चाहती है वो उसे मिल जाए। सच में निमृत मुझे बहुत पसंद आई थी और अब मुझे उससे मिलना था, मैं उससे मिलना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि अब की बार जब मेरे पति घर आएंगे तो मैं निमृत को अपने घर डिनर पर इनवाइट करूंगी। वो मेरे गांव मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आएगी और कभी इनकार नहीं करेगी। अब की बार मैंने ठान लिया था कि मैं उससे मिलकर ही रहूंगी। मैंने बातों ही बातों में निमृत से कहा भी था कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या तुम मेरे घर आ सकती हो। मेरी बात सुनकर कुछ देर के लिए निमृत खामोश हो गई थी और उसने कुछ देर के बाद बड़ी सोच समझकर जवाब दिया था कि अभी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें अभी कब मिलने के लिए बुला रही हूँ, जब मेरे पति छुट्टियों में घर आएंगे तो मैं तुम्हें इन्वाइट करूँगी, तुम ज़रूर आना। अभी तो मेरे पति के घर आने में काफ़ी दिन है, तब तक तुम्हारी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। वो इस बात पर एग्री हो गई थी। इधर मेरे जेठ जी की घोड़ी जिसको वो पाल रहे थे वो सारा दिन बेचारी धूप में खड़ी रहती थी और मेरे जेठ पूरा दिन मोबाइल में लगे रहते थे। मैं अपने जेठ के हाथ में बार बार मोबाइल देखती रहती थी। पहले तो वह कभी मोबाइल इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन मैंने नोटिस किया था कि काफ़ी दिनों से मोबाइल पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन वो रोज़ घोड़ी का दूध ज़रूर पीते थे। इस घोड़ी को हमारे घर पर आए हुए लगभग 2 महीने हो गए थे। मेरी ननद ने अपने भाई से कहा कि भाई आप इसको बेच दो, काफ़ी दिन हो गए हैं इस घोड़े को यहाँ पर रखे हुए, यह बहुत गंदगी फैलाते हैं। मेरे जेठ जी कहने लगे ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, मैं इसका ध्यान रखता हूँ, किसी से इसका कोई काम तो नहीं करवाता। उनको शायद अपनी बहन का ऐसा कहना बुरा लगा था। मैंने रीना को खामोश करा दिया था क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे जेठ अपने शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए इस घोड़े का दूध पिया करते थे। यह बात रीना को पता नहीं थी, इसलिए वह अपने भाई से घोड़ी को बेचने की जिद कर रही थी। एक दिन अचानक ही मेरे पति बिना बताए घर आ गए। हम लोग उनको देखकर हैरान रह गए थे। मुझे लगा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बल्कि वह जिस शहर में काम करते हैं वहाँ का माहौल कुछ ठीक नहीं चल रहा। कंपनी में दूर के रहने वाले जितने भी वर्कर्स काम करते हैं उन सभी को उनके घर भेज दिया गया, और मेरे पति ने बताया कि जब शहर का माहौल ठीक हो जाएगा तो उनको काम पर वापस बुला लिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि लगभग मेरे पति कुछ दिन तो अब घर में ही ठहरने वाले थे। मैं बहुत खुश हो गई थी क्योंकि अभी तक मेरे पति मेरे साथ 2 या 3 दिन से ज़्यादा घर में रुके ही नहीं थे। रीना भी अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई थी, जबकि मेरे जेठ जी का बिहेवियर कुछ चिड़चिड़ा जैसा हो रहा था। न जाने किस बात पर नाराज़ थे या फिर गुस्सा थे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा कर रहे थे। उन्होंने मेरे पति को भी खूब डांट लगाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें भेज दिया तो तुम वापस आ गए, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे यहाँ आ जाने से घर में पैसों की कितनी परेशानी हो जाएगी। मेरे पति ने उनको समझाया कि शहर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए कंपनी में काम भी बंद है, लेकिन उन लोगों ने 2 महीने की सैलरी एडवांस में दे दी है। हम लोग भी हैरान रह गए थे कि ना जाने जेठ जी का बिहेवियर इतना गंदा कैसे हो गया था। मेरे पति तो खामोश होकर अपने कमरे में चले गए थे। गुस्से में जेठ जी ने खाना भी नहीं खाया था। मैंने अपने पति से कहा कि आज जेठ जी को क्या हो गया, पता नहीं क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं। आज से पहले तो कभी मैंने उनको गुस्से में नहीं देखा। मेरे पति कहने लगे अब उनकी उम्र आ गई है, उन्हें घर की चिंता लगी रहती है
और फिर बहन की शादी भी तो सर पर रखी है, इसलिए वह कुछ परेशान होंगे। उसके बाद खाना खाकर हम लोग सो गए थे। मेरे पति को यहाँ पर रहते हुए 2-3 दिन गुजर गए थे, लेकिन मैं नोटिस कर रही थी कि इन दिनों निमृत ने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। मैंने खुद ही उनको कॉल लगाई और उससे कहा कि मेरे पति घर आ गए हैं, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मैंने उसको डिनर के लिए इनवाइट कर दिया। वो मुझसे मिलने के लिए मना कर रही थी। मैंने उससे कहा, मुझे पता है तुम बहाना बना रही हो, अगर तुम मेरे घर पर नहीं आई तो मैं तुमसे कभी फ़ोन पर बात नहीं करूँगी, यहाँ तक कि कभी तुम्हारी कॉल रिसीव नहीं करूँगी। यह कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया था। अगले दिन रात के डिनर पर मैंने निमृत को इनवाइट कर दिया था और अपने पति के आने की खुशी में मैंने खाने में बहुत अच्छी डिशेज भी बनाई थी। मैं शाम के टाइम पर अपने जेठ के कमरे में उनको चाय देने के लिए गई थी। मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा परेशान नजर आ रहे थे। मैंने उनकी तरफ चाय की कप रख दी तो उन्होंने चाय नहीं पी और उठकर कमरे से बाहर चले गए थे। पता नहीं क्यों उनका मूड मेरी तरफ से भी बहुत ऑफ था। वो मुझसे भी बात नहीं कर रहे थे, लेकिन मेरे जेठ अपना मोबाइल कमरे में ही छोड़ गए थे। उनके मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी। मैंने सोचा कि कॉल की आवाज़ सुनकर वो खुद ही अपना मोबाइल लेने के लिए आ जाएंगे, लेकिन उनके मोबाइल पर लगातार किसी की कॉल आ रही थी। मैंने अपने जेठ का मोबाइल उठाया और उनको कमरे से बाहर देने के लिए चली गई। मैंने देखा कि वह घर में कहीं भी मौजूद नहीं थे। तभी अचानक मेरे पति ने मुझे आवाज़ लगा ली। मेरे जेठ का मोबाइल मेरे हाथ में ही था। कॉल आनी तो बंद हो गई थी। धोखे से मैं उनके मोबाइल को अपने कमरे में ही लेकर चली गई। मेरे पति नहा रहे थे। उन्होंने अपने कपड़े निकालने के लिए कहा था। मैं उनके कपड़े निकालने में बिजी हो गई थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि शाम के 5 बज गए हैं। एक बार मैं पहले निमृत को कॉल करके पूछ लेती हूँ कि वह आ रही है या नहीं, और वह आ रही है तो कितनी देर में पहुँच रही है। पति के कपड़े निकालने के बाद मैंने अपना मोबाइल उठाया और निमृत का नंबर डायल किया। निमृत के नंबर पर रिंग जा रही थी और तभी अचानक मेरे जेठ के मोबाइल पर भी किसी की कॉल आने लगी। मैंने जैसे ही अपने जेठ का मोबाइल हाथ में लिया, यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि उनके मोबाइल की स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा था वह मेरा ही नंबर था। घबराहट से मेरे हाथ से मोबाइल ही छूट गया। मैंने दोबारा से अपने मोबाइल से निमृत का नंबर डायल किया और देखा कि फिर से कॉल मेरे जेठ के नंबर पर ही आ रही थी। मैंने कॉल रिसीव की तो मुझे मेरी ही आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गई थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। मैंने खामोशी से अपने जेठ जी के मोबाइल को स्विच ऑफ करके अपनी अलमारी में रख दिया और मैं अपने काम पर लग गई। थोड़ी देर बाद मेरे जेठ जब घर पर वापस आए तो वो मुझे बहुत परेशान नजर आ रहे थे। मुझे पता था कि वो ज़रूर अपने कमरे में जाएंगे और अपना मोबाइल तलाश करेंगे। सोच के मुताबिक वो अपने कमरे में ऐसे तलाशी कर रहे थे जैसे उनका कुछ खो गया हो। मेरे पति नहाने के बाद तैयार होकर अपने दोस्तों के पास चले गए थे। मेरे पास मौका अच्छा था, इसलिए मैंने अपने जेठ का मोबाइल ऑन किया और उनके मोबाइल की तलाशी लेने लगी। लेकिन यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी कि उनके मोबाइल में मेरे बहुत सारे फ़ोटोज़ और मेरी छोटी छोटी ऐसी वीडियोज़ थी जो कि मेरे घर के हर काम में मूवमेंट पर बनाई गई थी, जैसे बधाई के नॉर्मल काम किया करती थी। अब मुझे सब कुछ समझ आ गया था कि आखिर मुझे हर बार ऐसा लगता था कि मेरे पीछे कोई है, कोई मुझे देख रहा है, मुझ पर किसी की नज़र है। यह मेरा कोई शक नहीं था, बल्कि मेरे जेठ अपने मोबाइल से मेरी फ़ोटोज़ लिया करते थे या फिर मेरी वीडियो क्लिप बनाते थे। मुझे अपने जेठ से डर लगने लगा था। लेकिन फिर ये निमृत कौन थी जो इतने दिनों से मुझसे फ़ोन पर बातें करती थी? मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। इसका मतलब था कि मेरे जेठ मुझ पर अपनी गंदी नज़र रखते थे। उनके मोबाइल में एक वीडियो तो ऐसी थी जिसने शर्मिंदगी की हद पार कर दी थी। मोबाइल में मेरी साड़ी पहनते हुए टाइम की वीडियो थी और मेरे कमरे से जो एल्बम गायब हुई थी, इसका मतलब यही था कि वो भी मेरे कमरे से मेरे जेठ जी ने ही ली थी और अपने पास रख ली थी। अब मैं यह सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपने पति को फ़ौरन कॉल करके घर बुला लिया और उनको सब कुछ बता दिया। मेरे पति ने पहले तो मेरी बात सुनते ही मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और वह कहने लगे कि तुम मेरे भाई पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मुझे इस बात पर बुरा भला कहने लगे। मुझे पता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैंने अपने पति के हाथ में उनके भाई का मोबाइल दे दिया और उनसे कहा कि यह देखो और बताओ कि यह मोबाइल किसका है। मेरे जेठ जी मेरे पति से कहने लगे, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है, इस मोबाइल में कुछ भी नहीं है। मेरे पति ने घूरते हुए अपने भाई की तरफ देखा और कहा कि यह मोबाइल किसका है। उसने यह नहीं कहा कि इस मोबाइल के अंदर क्या है। यह बात सुनकर मेरे जेठ जी अचानक खामोश हो गए थे और अगर वो कुछ बोलते तो उनकी ज़ुबान लड़खड़ाने लगी थी। मेरे पति ने जल्दी से मोबाइल ऑन किया और उन्होंने मेरे सारे फ़ोटोज़ उनके मोबाइल में देख लिया
और उन्होंने मेरी वह वीडियोस भी देखी जो कि गलत तरीके से बनाई गई थी। मैंने अपने पति को निमृत के बारे में भी बता दिया कि निमृत कोई और नहीं बल्कि आपके ही भाई हैं। मेरे जेठ अपनी सच्चाई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं किसी निमृत को नहीं जानता। मैंने अपने पति से कहा, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप अभी निमृत का नाम मेरे फ़ोन से डायल करें, आपको पता चल जाएगा कि कॉल किसके पास आएगी। मेरे पति ने मेरे कहने के मुताबिक मेरे नंबर से निमृत का नंबर डायल किया तो कॉल उनके दूसरे हाथ में उनके भाई के मोबाइल पर ही आने लगी थी। मैं जो भी बात अपने पति को बता रही थी वो सच हो रही थी। अब मेरे पति को यकीन आ गया था कि मैंने आज उनके भाई के खिलाफ जो इल्ज़ाम लगाया है वो बिल्कुल सही है। मैंने रीना से भी कहा कि मैं काफ़ी दिन पहले तुमसे कह रही थी कि मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नज़र रखता है, लेकिन तुमने मेरी बात को मजाक में टाल दिया था। उसके बाद से कभी दोबारा मैंने तुम्हें बात नहीं बताई, लेकिन लगातार मेरे साथ ऐसा हो रहा था। मुझे लगता था जैसे मेरे आसपास कोई है, पर जब मैं गौर से देखती तो मेरे पास कोई नहीं होता था। और फिर मेरे कमरे से वो मेरी एल्बम का गायब होना। कुछ दिन बाद जब मैं जेठ जी के कमरे में सफाई लगाने गई तो मेरी एक एल्बम मैंने उनके कमरे में देखी थी। घर में एकदम खामोशी का माहौल छा गया था। उन्होंने अपने भाई का हाथ उठाकर अपने सर पर रख लिया और कहा कि आपको मेरी कसम है रोशनी, जो कुछ भी कह रही है क्या वो सच है या फिर झूठ है। मेरे जेठ के चेहरे से पसीना आने लगा था क्योंकि वह बुरी तरह से फंस चुके थे। थोड़ी देर के बाद मेरे जेठ जी ने हाथ नीचे कर दिया और मेरे पति के आगे हाथ जोड़ने लगे। कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो रोशनी, ठीक कह रही है, यह मोबाइल मेरा है और निमृत भी मैं ही हूँ। मैं ही लड़की बनकर तुम्हारी पत्नी से बात किया करता था। जिस दिन से तुम्हारी पत्नी घर में आई मेरे दिल को भा गई थी। मैं इसे प्यार करने लगा था और हमेशा उसके करीब जाने की कोशिश करता रहता था। तुम्हारी पत्नी जो भी काम करती मैं उसका फ़ोटो खींच लिया करता था और अकेले में उसकी फ़ोटो और वीडियो देख देख कर खुश होता था। रोशनी बहुत खूबसूरत है, मैं उसकी खूबसूरती में खो गया था। तुम तो हमेशा दूसरे शहर में रहते थे, इसलिए मैं चाहता था कि मैं अपनी तरफ कर लूँ और तुम्हारी पत्नी को तुमसे छीन लूँ। इसलिए मैंने प्लान बनाया कि मैं लड़की की आवाज़ निकाल कर रोशनी से फ़ोन पर बात किया करूँगा और मैं रोशनी से निमृत बनकर फ़ोन पर बात किया करता था। मेरे अंदर यह पुराना टैलेंट है। मैं अपनी जवानी के दिनों में लड़की की आवाज़ निकालता था, लेकिन अब बुढ़ापे की उम्र में आकर मेरे मुंह से लड़की की आवाज़ साफ नहीं निकलती थी। इसलिए मैं घोड़ी को लेकर आया था। घोड़ी का दूध पीने से गले से आवाज़ ठीक हो जाती है। मैंने ही तुम्हारी पत्नी के कमरे से उसकी एल्बम चुराई थी क्योंकि मैं उसे पसंद करता था। मेरे मोबाइल का वॉलपेपर भी उसका फ़ोटो लगा हुआ है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने सोचा था कि मैं किसी दिन रोशनी को अपनी बातों में ले लूँगा और उससे कहूँगा कि वो तुम्हें छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले। यह बात सुनकर मेरे पति का खून खौल उठा था और मुझे भी अपने जेठ से नफरत होने लगी थी। जिनको मैं इतना अच्छा आदमी समझती थी वो मेरी इज्जत पर अपनी गंदी नज़र रखे हुए थे। मुझे इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मेरे पति ने कहा, मुझे नहीं पता था कि भाई समान जेठ अपने बहू के साथ इतनी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। मुझे शर्म आती है आपको अपने भाई कहते हुए। मेरे जेठ बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। मेरे पति ने अपने भाई को बहुत बुरा भला कहा था और उन्होंने यह फैसला किया कि अपनी बहन की शादी कर देने के बाद वो मुझे अपने साथ शहर ले जाएंगे और जहाँ पर वह नौकरी करते हैं और वहीं पर एक किराए का मकान खरीदकर मुझे अपने साथ रखेंगे। वो कभी मुझे अब इस घर में नहीं रहने देंगे और ना ही खुद वापस लौटकर इस घर में आएंगे। मेरे जेठ ने हम लोगों से बहुत माफ़ी मांगी, लेकिन वो हमारे दिल से उतर चुके थे। अब कभी हमारे दिल में उनके लिए पहले जैसी इज्जत नहीं आ सकती थी। इसलिए मेरे पति ने 1 महीने के अंदर अंदर ही अपनी बहन की शादी कर दी। उसके बाद मुझे लेकर शहर आ गए। मैं अपने पति के साथ अब शहर में ही रहती हूँ और मेरे जेठ गांव में अकेले रहते हैं। हम लोगों के साथ साथ उनकी बहन ने भी उनसे सारे संबंध खत्म कर दिए। मैं अपने पति के साथ शहर में खुशी खुशी रहती हूँ, पर कभी कभी अपने पति को समझाती हूँ कि वह जैसे भी हैं पर आपके भाई हैं। मेरे कहने के मुताबिक मेरे पति अपने भाई को खर्च के पैसे भेज दिया करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।